हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एन के बाउलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर, राजस्थान। मैं आज एमएससी फाइनल ईयर बॉटनी की 9वें पेपर का एक नया टॉपिक लेके आया हूं और उस टॉपिक का नाम है प्लांट्स यूज्ड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें पोल्यूशन नियंत्रण के लिए यूज किया जाता है। इसके तहत हम कई चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉल्यूशन से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट की। विशेष रूप से जो हम श्वास लेते हैं और श्वास के अंदर जो एयर लेते हैं उस एयर के अंदर नाइट्रोजन 78.8% होती है, ऑक्सीजन 20.15% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होती है और कुछ अमाउंट कोई गैसेज का होता है जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, मीथेन है। लेकिन इसके साथ साथ में ही इस एयर के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ फ्यूम्स होते हैं, कुछ सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इस प्रकार के तत्व भी पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ में इस एयर के अंदर जो एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर होता है उस एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर को डस्ट के नाम से जाना जाता है और इस डस्ट को रेफर किया जाता है रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या RSPM, यानी कि सांस के साथ में जो भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जाता है उसे RSPM के नाम से डिनोट किया जाता है। और ये ही एक तरह से मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर पॉल्यूशन का, या वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है। जो वायु प्रदूषण के अंदर जो मेन के साथ में जो रिलेशनशिप है एयर का है, उसके अंदर जो एयर है उसके अंदर बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं, कोल के होते हैं, स्मोक के होते हैं, कुछ रेडियो न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं और अदर एरो बायोलॉजिकली मटेरियल होते हैं जो सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स होते हैं, फंगल स्पोर्स या कवकों के जो फंगल स्पोर्स होते हैं, या बैक्टीरिया, जीवाणु या एल्गल फिलामेंट्स होते हैं, ये भी इस एयर के अंदर जाते हैं। और इनकी जो साइज होती है, ये साइज एटमॉस्फेरिक जो पार्टिकल होती है ये रेंज करती है 0.002 म्यू माइक्रोन से लेकर के 100 म्यू माइक्रोन तक। इस एयर पोल्यूशन से बचने के लिए इंडिया के अंदर जो हाईवेज बन रहे हैं जिन्हें ग्रीन हाईवेज के नाम से जाना गया है, इसके लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे ग्रीन हाईवेज के नाम से जाना गया है। इसके तहत प्लांटेशन किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, ब्यूटिफिकेशन किया जाता है और मेंटेनेंस की जाती है विशेष रूप से हाईवेज की। और ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई थी 2015 के अंदर, जिसमें करीबन 1% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट होता है उसकी कॉस्ट को जो हाईवे प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर लगाना होता है। इसके लिए विशेष रूप से हाईवे प्लांटेशन के लिए ही या इसकी मेंटेनेंस के लिए ही इस 1% कॉस्ट को ऐसे कैसे रखा जाता है। प्रारंभ के वर्षों के अंदर जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने इसके लिए शो कॉज नोटिस भी जारी किए हैं, विशेष रूप से नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया को, कि आप रोड को मेंटेन कीजिए या इसके ऊपर ग्रीन कवर बनाइए, जो भी हाईवेज हैं या स्टेट हाईवेज हैं या नेशनल हाईवेज हैं। और इसी कड़ी के अंदर जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है उसने भी कुछ गाइडलाइंस सजेस्ट की हैं और उनका कहना है कि कुछ ग्रीन बेल्ट्स स्थापित कीजिए जिससे कि एयर पोल्यूशन को कंटामिनेटेड होने से बचाया जा सके, ह्यूमन एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। और उसके साथ साथ में जो इंडस्ट्रीज हैं या जो अर्बन एरियाज हैं उनकी एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ाया जा सके और इसी के साथ साथ में इससे एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। इस एयर पोल्यूशन से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई है जो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है, जिसे WHO रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस WHO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो करीबन 10 से लेकर के 15% जो टोटल पोल्यूशन है इंडिया के अंदर, उसकी करीबन
जो आबादी है वो सफरिंग कर रही है कॉमन कोल्ड से, ब्रोंकाइटिस से, अस्थमा से, हे फीवर से, इसे सफ़र कर रही है। टोटल आबादी की करीबन 10 से 15% जो पॉपुलेशन है ये इन डिजीज से सफरिंग कर रही है। और ये जो डिजीज हैं नो डाउट ये एयरबोर्न डिजीज हैं या स्प्रेड द इन्फेक्शन फ्रॉम सेवरल 100 किलोमीटर्स अंडर फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर भी इस प्रकार की कंडीशंस हो जाती हैं। और जो डस्ट होती हैं, सूट होता है जिसके अंदर एयर कंट्रीब्यूट बिटवीन 20 से लेकर के 200 डेथ ईच डे, रोजाना इसके कारण से 20 से लेकर के 200 व्यक्ति मरते हैं जो डेथ और शूट अंदर की तरफ जाता है। विशेष रूप से अमेरिका जैसे बिगेस्ट सिटी के अंदर इस प्रकार की देखने को मिला है। इसी के साथ साथ में माइक्रोस्कोपिक जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो टिनी स्पेक से स्मॉलर होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, जो विड्थ ह्यूमन का जो हेयर होता है, बाल होता है, उसकी विड्थ से भी काफ़ी डीप होते हैं और वो लंग्स के अंदर चले जाते हैं, जो रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड हो जाते हैं, हार्ट अटैक क्रिएट करते हैं, प्रीमेच्योर डेथ को बढ़ावा देते हैं। और इस प्रकार की जो रिसर्च हैं ये इंडिकेट करती हैं कि ये काफ़ी हार्मफुल हैं। और इन सब से बचने के लिए ट्रीज को यूज किया जाता है। और इसी के लिए हम बात करेंगे कि इस सब के अंदर ट्रीज का क्या रोल है। विशेष रूप से जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी एरियाज हैं, उनके अंदर प्लांटेशन, पार्क्स के अंदर, रेजिडेंट एवेन्यूज के अंदर, इंडस्ट्रियल साइट्स के अंदर, शेल्टर बेल्ट्स के अंदर इस प्रकार का प्लांटेशन करना अति आवश्यक है, जिससे कि वो एफिशिएंट फिल्टर कर सकें, एयरबोर्न जो पार्टिकल हैं उनको फिल्टर कर सकें, जिससे लार्ज साइज, हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है, फोलिएज है, वो इसको हटा लेते हैं। और फ्रिक्वेंटली हेयरी और रफ लीफ होती हैं और जिनकी बार्क सरफेस होती है ये इन सब को बचा लेती हैं। इसी के साथ साथ में जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल होते हैं या विंड करंट्स आती हैं, उससे एक जगह से दूसरी जगह पर पास होती हैं, तो एक तरह से ये बैरियर का काम करते हैं, जिससे ये हवाओं के रुख को मोड़ देते हैं। इवन कई बार प्लांटेशन की जो साइज है वह भी एक तरह से कर्व हो जाती है। इससे के कारण से जो हाई वेरिएबल प्राइमरीली डिपेंडेंट होते हैं साइज, शेप के अंदर, डिग्री ऑफ वेटनेस के अंदर, सरफेस टेक्सचर के अंदर, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर होते हैं, उनके कारण से जो ट्रीज हैं उनको यूजुअली प्लांटेड किया जाता है रोज के रूप में, कतारों के रूप में, जो पतली परत के रूप में या मोटी स्क्रीन के रूप में प्लांटेशन किया जाता है। यदि ये पतली परत के रूप में प्लांटेशन किया जाता है तो उस स्थिति के अंदर उन ट्रीज को स्कैटर्ड करके ग्रो किया जाता है, लूजली प्लांटेड किया जाता है। और यदि थिक प्लांटेशन होता है, ज़्यादा प्लांटेशन होता है, तो इसको हम डेंसली प्लांटेड कंडीशन के नाम से जानते हैं। और इस स्थिति के अंदर इसको जो प्लांटेशन होता है उनको फ्रंट साइड के अंदर रखते हैं, जिससे ये एयर करंट को डाइवर्ट कर देते हैं या रीडायरेक्ट कर देते हैं प्लांटेशन से पहले पहुंचने से पहले। और इस प्रकार की जो साइड होती है इसे लेफ्ट साइड के नाम से जानते हैं। ली साइड इसकी बैक साइड होती है, लेफ्ट साइड फ्रंट साइड और ली साइड इसकी बैक साइड होती है प्लांटेशन की, जिससे जो विंड करंट्स होते हैं वो फॉल आइदर पासिंग थ्रू द स्क्रीन्स और सब्जेक्ट टू कर्व ओवर द प्लांटेशन, या तो उसके ऊपर से निकल जाते हैं या उसके आर पार निकल जाते हैं। इन प्लांटेशन करने के क्या फ़ायदे हैं या इन ट्रीज को लगाने के क्या बेनिफिट्स हैं? इनको लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे एनर्जी और मनी बचती है, और जो ट्रीज होते हैं या अदर वेजिटेशन होती है ये एयर टेम्परेचर को लो करते हैं, इवन 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम कर देते हैं जो ट्री साइड का और एरिया होता है उसके आसपास। और इससे यदि हम ट्री प्लांटेशन करेंगे तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वह भी बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ में इससे जो स्टॉर्म्स आते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वाटर रन ऑफ होने से रुक जाता है। इससे एयर की क्वालिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो लीव्स होती हैं ये
इंटरप्ट करती हैं, जो होल्ड स्मॉल पार्टिकल्स होती हैं उनको रोके रखती हैं या होल्ड कर देती हैं, क्योंकि उनकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर डस्ट होती है, ऐश होती है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, स्मोक होते हैं, या जितनी भी एयर्स होती हैं गैसेस के अंदर उनको एब्जॉर्ब करने का काम कर लेती हैं, जो पोल्यूशन के रूप में रहती हैं। तो इस तरह से ये एयर के क्वालिटी को एक तरह से इम्प्रूव करते हैं। इसी के साथ साथ में रिड्यूस एटमॉस्फेरिक CO2 जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है उसको भी कम करते हैं यदि मात्रा बढ़ती जाती है। इसलिए प्लांट्स काफ़ी बेनिफिशियल हैं। इसी के साथ साथ में ये जो ट्रीज होते हैं ये हेल्दियर कम्युनिटीज, जहाँ पर ट्रीज होंगे वहाँ की जो आबादी होगी वह स्वस्थ आबादी होगी। इस ट्री प्लांटेशन करने के लिए किस प्रकार के ट्रीज को चॉइस किया जाए, इसके लिए हमें ऐसे ट्रीज का चयन करना होता है जो इको फ्रेंडली हों। इको फ्रेंडली कैसे ट्रीज होंगे? ये ट्रीज इस प्रकार के होंगे जिनको इन फीचर्स के आधार पर सेलेक्ट करना होगा। प्लांटेशन करने से पहले हमें जानना होगा कि वे ट्रीज इजीली प्रोपेगेटेड होने वाले हैं, रेडीली अवेलेबल होने वाले हैं, और उनका मीडियम ग्रोविंग होगी, और इकोलॉजिकली मच सूटेबल होंगे, और पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंट ट्री होंगे, जो स्पीसीज एंड आल्सो रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एंड शुड बी गिवन टॉप प्रायोरिटी। इन सब चीज़ों को टॉप प्रायोरिटी पर रखना होगा, और वो कॉलमनर होंगे, मीडियम साइज के होंगे। इस प्रकार के ट्रीज को इसके लिए प्रेफर किया जाता है जो कि इको फ्रेंडली हों। इसके लिए बहुत सारे ट्री स्पीसीज सूटेबल हैं। वे कौन कौन सी ट्री स्पीसीज सूटेबल हैं उनके नाम हमने बहुत सारे यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं, जैसे नीम अजडीरक्टा इंडिका जो मिलियेसी का है, सिल्क कॉटन साल्मालिया मलाबारिका जो बोम्बेकेसी का है, इंडियन लेबनम जिसे केशिया फिस्टुला या अमलतास कहते हैं, हम हमारी भाषा में सीसल पिनेसी का मेंबर है। इसी का भाई है केशिया जिसे केशिया सिएमिया कहते हैं, ये भी सीसल पिनेसी का मेंबर है। ऐसे ही गुलमोहर जिसे डिलोनिक्स रीजिया कहते हैं, सीसल पिनेसी का मेंबर है। पीपल जिसे फाइकस रिलीजियोसा के नाम से जानते हैं, जो मोरिसी का मेंबर है। जैकरेंडा जिसे जैकरेंडा मिमिसीफोलिया या ब्लू गुलमोहर के नाम से भी जानते हैं, जो बिग्नोनियेसी का मेंबर है। इंडियन लिलेक जिसे लेजरिस्ट्रोमिया इंडिका के नाम से जानते हैं, जो लाइथरेसी का मेंबर है। ऐसे ही टेम्पल और पैगोडा ट्री जिसे प्लूमेरिया रुब्रा एंड प्लूमेरिया एल्बा के नाम से जानते हैं, जो एपोसाइनेसी का मेंबर है। ऐसे जावा प्लम जिसे सीजियम कुमुनी के नाम से जानते हैं, जो मिर्टेसी का मेंबर है। ऐसे सिल्क ओएक जिसे सिल्वर ओएक भी कहते हैं, ग्रेविलिया रोबस्टा जो फैमिली प्रोटेसी का मेंबर है। ऐसे ही वालनट जिसे अखरोट कहते हैं, जगलन सीजिया जो जगलंडिसी का मेंबर है। ऐसे ही होली ओएक क्वार्कस फ्लोरीबुंडा जो फेगेसी का मेंबर है। ऐसे फिग जिसे फाइकस कैरिका के नाम से जानते हैं, जो मोरिसी का मेंबर है। रेड सिडार जिसे टूना सीलिएटा जो मिलियेसी का मेंबर है। इंडियन रेडवुड प्लांट जिसे सिसलपिनिया शेप्पन के नाम से जानते हैं, जो सिसलपिनियेसी का मेंबर है। ऐसे ही शीशम जिसे डालबर्जिया शिशु कहते हैं, जो पेपिलियोनेसी का मेंबर है। गुआवा जिसे अमरूद सीजियम गुआजावा के नाम से जानते हैं, जो मिर्टेसी का मेंबर है। सिरस जिसे एल्बिजिया लिबैक के नाम से जानते हैं, जो मिमोसेसी का मेंबर है। हिमालयन चेरी जिसे प्रूनस कॉर्नोटा के नाम से जानते हैं, जो रोजिसी का मेंबर है। बनियान जिसे बरगद के नाम से जानते हैं, फाइकस बेंगालेंसिस जो मोरेसी फैमिली का मेंबर है। ऐसे ही यूकलिप्टस जिसे सफ़ेदा के नाम से जानते हैं, यूकलिप्टस सिट्रोडियोरा ये भी मिर्टेसी का मेंबर है। ब्लैक बोर्ड ट्री जिसे सप्पर्नी कहते हैं, अलास्टोनिया स्क्लोरिस जो एपोसाइनेसी का मेंबर है। आसापाला जिसे पोलियल्दिया लॉन्गिफोलिया जो अनोनेसी का मेंबर है। ऐसे ही मैंगीफेरा इंडिका जो एनाकार्डियेसी का मेंबर है। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो रोड साइड से और स्ट्रीट ट्रीज के रूप में ग्रो किए जाते हैं, विशेष रूप से अर्बन एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सूटेबल हैं। यदि इस प्रकार के ट्रीज को प्लांटेड किया जाए तो वहाँ का जो लोकल इकोलॉजिकल रिलेशनशिप है ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ में वह काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और यदि इसको ध्यान में रखते हुए
हम ट्रीज़ का प्लांटेशन करें तो इससे एलर्जिक डिसऑर्डर्स जैसे हे फेयर वगैरह, अस्थमा वगैरह या कई प्रकार की टॉक्सिमिया हो जाती हैं जो एयरबॉर्न पोलन ग्रेन से प्रोड्यूस करती हैं और कई बार एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि प्लांटेशन करें तो वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसी के साथ साथ में हम सजेस्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार के प्लांटेशन किए जाएं जो इंसेक्टेड पोलिनेट ट्रीज हों, जिनका शॉर्ट फ्लावरिंग पीरियड हो और लेस पोलन प्रोडक्टिविटी हो, इनको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ में इस प्रकार के प्लांट्स को भी सेलेक्ट किया जाना चाहिए जिनके अंदर विंड पोलिनेटेड ट्रीज स्पीशीज हों, जिनके अंदर फ्लावरिंग रेनी सीजन के अंदर होती हो, जो विशेष रूप से रेनी सीजन के अंदर एक्स्ट्रा जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बह जाएं। और यदि जो ट्री हैं रिलेटिवली फ्री ऑफ इंसेक्ट होंगे तो डिजीज और उनसे जो चीज़ें हैं वो ड्रॉपिंग नहीं होंगी। और इस प्रकार के ट्रीज को भी अवॉइड करना चाहिए जिनके अंदर बहुत बड़े फ्रूट्स हों, जैसे मुंटीजिया कैलेब्रा इस प्रकार का प्लांट है, सरबेरा ओडोलम इस प्रकार का प्लांट है जिनके फ्रूट्स काफ़ी बड़े होते हैं। इस प्रकार के ट्रीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे कुछ के अंदर सीड पोड्स आती हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे अकेशिया ऑरिकुलिफॉर्मिस। ऐसे ही कुछ की ट्विग्स और लीव्स भी काफ़ी बड़ी होती हैं, जैसे डायरिया कोस्टुलाटा, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। कुछ ट्रीज़ की टेंडेंसी होती है जिसके अंदर लार्ज और हैवी फ्रूट्स होते हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे डूरियो स्पीसीज। ऐसे ही कई ट्रीज होते हैं जिनके अंदर बैड स्मेल आती है, जैसे स्ट्रिकुलिया यूरेंस, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। तो इस प्रकार के सीरियस ड्रॉबैक तो देखते हुए कुछ प्लांट्स को अवॉइड करना चाहिए और कुछ को सेलेक्ट करना चाहिए। यदि इसके लिए हम बात करें फिजियोलॉजिकल फीचर्स फॉर डस्ट कैप्चर एफिशिएंसीज की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एफिशिएंट डस्ट कैप्चर होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं और आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है ऑक्सीजन के साथ में और लाइट के साथ में फोटोसिंथेसिस किया जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है। इसी के साथ में प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ट्रांसपिरेशन करती हैं, जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स के थ्रू और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को इवोपोरेट करती हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। और इसी के साथ साथ में जो लीव्स होती हैं वो वाटर मूवमेंट और कूलिंग का भी काम करती हैं। और जो लीव्स होती हैं उनके अंदर सीजनल शेडिंग होती है जो डेसिडुअस ट्रीज के अंदर होती है, जो न्यूट्रिशंस का रिसाइकलिंग करती हैं एवरी ईयर। इस पूरे प्रोसेस को एब्सिशन के नाम से जानते हैं। तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वह नीचे ऑर्गेनिक मैटर के रूप में आ जाता है। इस कारण से प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं ये अपने आप में काफ़ी फ्रूटफुल होती हैं, जो कि डस्ट को कैप्चर करने की एफिशिएंसी रखती हैं। इसी के साथ साथ में ये जो लीव्स होती हैं कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स होती हैं जो एफिशिएंट डस्ट कैप्चर के रूप में काम करते हैं प्लांट्स से, जिसमें जैसे लाइट इंटेंसिटी एक फैक्टर है। लाइट इंटेंसिटी यदि ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस फास्ट होगा, जिससे लाइट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इस लाइट इंटेंसिटी के आधार पर जो प्लांट्स होती हैं उनको लीव्स को दो भागों में बांटा गया है। एक को सन लीव्स कहते हैं, दूसरी को शेड लीव्स कहते हैं। जो सन लीव्स होती हैं वो छोटी होती हैं, मोटी होती हैं और ये न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं। और जो शेड लीव्स होती हैं, जो छाया के अंदर रहती हैं, वो बड़ी होती हैं, पतली होती हैं और उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट की क्वांटिटी कम होती है और उनके अंदर जो मीजोफिल लेयर्स होती हैं वे वेल डिफाइंड होती हैं। इसी के साथ साथ में मॉइस्चर भी एक फैक्टर के रूप में काम करता है। इसके आधार पर प्लांट्स को मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स आदि नामों से हम जानते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं। मीजोफाइट्स आर्द्र परिस्थितियों के अंदर रहते हैं, जीरोफाइट्स शुष्क परिस्थितियों में रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक कंडीशंस के अंदर रहते हैं। इसी के साथ साथ में ये विंड वेलोसिटी को भी अग्रेसित करते हैं। जहाँ पर विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी
तो उससे डस्ट डिपोजिशन और डस्ट कैप्चर होगा लीव्स का वह ज़्यादा होगा। इसी के साथ साथ में जो एवरेज डस्ट कैप्चर है लीव्स के थ्रू वो प्लांट स्पीसीज विशेष रूप से ड्यूरिंग समर और विंटर के समय ज़्यादा होता है। उससे जो एवरेज डस्ट कैप्चरिंग एफिशिएंसी होती है वह लीफ की रेंज करती है 0.0010 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 0.5670 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग समर और 0.008 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 0.5386 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग विंटर के अंदर इसकी एफिशिएंसी होती है। इसी के साथ साथ में जो मिनिमम एवरेज डस्ट कैप्चर होती है वह 0.001 एंड 0.008 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हैव बीन ऑब्जर्व्ड विशेष रूप से डिलोनिक्स रीजिया गुलमोर के अंदर, जबकि मैक्सिमम एवरेज डस्ट कैप्चर ऑब्जर्व किया गया है 0.5670 एंड 0.5386, ये विशेष रूप से ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ऑब्जर्व किया गया फाइकस बेंगालेंसिस या बरगद के अंदर, बनियान ट्री के अंदर। और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो मिनिमम लीफ एरिया होता है 1.877 सेंटीमीटर स्क्वायर डिलोनिक्स रीजियोसा के अंदर, डिलोनिक्स रीजिया के अंदर, गुलमोर के अंदर ये मिनिमम लीफ एरिया होता है। और जो एवरेज मैक्सिमम लीफ एरिया होता है 266.77 सेंटीमीटर स्क्वायर जो फाइकस इलास्टिका या रबर प्लांट इंडियन रबर के अंदर होता है। ये भी निष्कर्ष निकाला गया कि मैक्सिमम डस्ट कैप्चरिंग लीफ होती हैं ये उन प्लांट्स की होती हैं जिनके अंदर लेटेक्स बनता है और हैविंग मॉइस्ट लीफ होती हैं, सरफेस उनकी मॉइस्ट होती है, जैसे फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस इलास्टिका जो मोरेसी के मेंबर्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट कैप्चर करते हैं। और एनाटॉमिकल फीचर्स भी हाई डस्ट कैप्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे फाइकस बेंगालेंसिस और फाइकस इलास्टिका और आर्ट्रोकार्पस इंटीग्रिफोलिया जिसे कटल के नाम से जानते हैं, मोरस एल्बा, ये सारे मोरेसी के मेंबर्स हैं। ऐसे थेस्पिसिया पोपुलिनिया मालवेसी का मेंबर है, मैंगीफेरा इंडिका, एंथोसिपेलस कदम्बा रूबीसी का मेंबर है और अर्गिरिया रॉक्सबर्गाई कन्वोलिसी का मेंबर है। इनके अंदर सनकन स्टोमेटा होते हैं और इनकी जो लीव्स होती हैं वे हेयरी प्रेजेंस होती हैं, जिससे वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होता है ट्रांसपिरेशन के समय और इसके कारण से मॉइस्चर मेंटेन करने के अंदर इस प्रकार की जो लीफ होती हैं ये हेल्प करती हैं और डस्ट कैप्चरिंग जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करती हैं। इसी के साथ साथ में हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो पोटेंशियल डिवाइस हैं डस्ट रिमूवर के लिए, विशेष रूप से जो स्टेन क्वेरी एरिया होता है जहाँ पर पत्थर का ज़्यादा काम होता है उस जगह पर, और डस्ट अबेंटमेंट पर्पज के लिए होती हैं जो लीव शोइंग एवरग्रीन हेयरी और फास्ट ग्रोइंग ट्रीज होती हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसलिए एक कोटेशन हम कह सकते हैं, प्लांट ए ट्री गेट एयर फ्री, कि आप एक ट्री प्लांट कीजिए और एयर फ्री में लीजिए, फॉर फील फ्री, अच्छा महसूस करने के लिए, मुक्त महसूस करने के लिए, टू प्लांट ए ट्री। इसलिए प्लांट ए ट्री गेट एयर फ्री फॉर फील फ्री टू प्लांट ए ट्री। इसलिए आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि एयर पोल्यूशन किन किन कारणों से होता है और एयर के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और किस कारण से पोल्यूशन होता है और इस पोल्यूशन को किस प्रकार से रोका जा सकता है और इसके लिए कौन से प्लांट्स ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और कौन से प्लांट्स बेनिफिशियल नहीं हैं और किस प्रकार के प्लांट्स को किस जगह पर ग्रो किया जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोरोना काल के अंदर घर में रहिए और अध्ययन कीजिए और ई कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर NK बावलिया से
आप जुड़े रहिए। थैंक्स।